बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सेकंड पार्ट है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के पोस्टुलेट्स जो है हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम एम्पेरिकल जो हमारा सेमी एम्पेरिकल फार्मूला जो डिराइव हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला था सेमी एम्पेरिकल फार्मूला, इट वाज डिराइव बाय बैथ वेस्कर जो है उसने डिराइव किया था, तो उसके बेस पे हम इसको बैथ वेस्कर मास फार्मूला भी बोलते हैं। अब ये जो फार्मूला है इसमें हमारे पास हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बेसिकली हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये रिलेटेड है हमारे पास न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम जो है इसके ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये किस वजह से होती है? न्यूक्लियस में हमें पता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादातर रिलेशन क्या आता है उस पर प्रोटॉन पे आता है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियन में होती है, इसको जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या अगर हम सिंपल एनर्जी की जगह मास कह दें, वो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है कि एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास E = mc²। मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास कम होती है, या हम सिंपल दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मास हम कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इनसाइड न्यूक्लियस, वो हमारे पास कम होता है। देन जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेपरेटली मास कैलकुलेट करके सम अप निकाल लें आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते थे, इसको हमने स्टार्ट में ही कहा था कि ये हमारे पास है मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट है ये किस वजह से आता है, तो उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसमें जो वो बाइंडिंग एनर्जी जो है जो रिलेटेड है इस मास डिफेक्ट से, तो उसको डिस्कस किया हुआ है। और इसको जो है किसने एक्सप्लेन किया था, इसको जो है बैथ वेस्कर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कस किया। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये सिर्फ हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बल्कि हमारे पास इसमें मुख्तलिफ मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? अच्छा ओके, अभी शेयर हो गई? यस मैम। अच्छा यूसुफ तो आ गए। यूसुफ आपको मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ एक जो है सुल्तान रिस्पॉन्स दे रहे, बाकी कोई नहीं दे रहा। सबके माइक खराब है, सिर्फ कनेक्ट करके छोड़ दिया। मुझे लगता है सिर्फ जो है कनेक्ट करके ये लोग चले जाते, सो जाते हैं। मैम ऐसे तो नहीं होगा लेकिन। अच्छा हाँ, यूसुफ की आवाज आ रही है, ठीक है। यूसुफ आपका क्या प्रोग्रेस है रिसर्च का? नहीं, रिसर्च हम कर रहे हैं इधर प्लांट। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है इसमें मुख्तलिफ टर्म्स इन्वॉल्व है। मतलब ये जो हमारे पास जो एनर्जी या जो मास जो है हमारे पास कम हो जाता है, डिक्रीज जो हो जाता है, तो उसके रीजंस क्या है, उसमें जो है उसके मुख्तलिफ रीजंस है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स है, जैसे वॉल्यूम टर्म्स है, सरफेस एनर्जी है, कूलम एनर्जी है, एसिमेट्री एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी। अब ये जो सारी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें आपके पास कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं लाइक दिस वन, और फिर इसमें से कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं। ये देखिए, ये आपको तो ये जो आपके पास नेगेटिव टर्म है ये क्या करते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आती है न्यूक्लियन की, तो ये जो है उस एनर्जी को कम कर देते हैं। तो अब इसको हम ऐसे करते हैं कि वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो सेमी एम्पेरिकल फार्मूला है, इसको भी लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम सेमी एम्पेरिकल फार्मूला क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेस पे
जो हमारे पास वेस्टर है, बेथ वेस्टर, उसने जो है डिराइव किया था। ठीक है, ये जो अब हम आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, इसमें मुख्तलिफ जो है कंट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की। तो जैसे हमारे पास है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी है, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है, कूलम एनर्जी है, सिमेट्री एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं, ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब ये इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल, अगर आपको याद हो, आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc²। हमने थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई करी, एनर्जी की जगह हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है ऑफ न्यूक्लियन। तो हमने एनर्जी की जगह बाइंडिंग एनर्जी लगा लिया। अब हम डेल एम लगाए। डेल एम क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम मास कैलकुलेट करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेपरेटली, तो वो हमारे पास ज़्यादा होता है देन द मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियन का मास जो है वो जो है कम होता है। तो ये क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, चेंज इन मास, डेल एम c²। आपको पता है कि जो है आपके पास स्लाइड है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। इससे हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा जो है रीअरेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, मतलब हम क्या इससे फाइंड आउट मैम ये फार्मूला जी जो है हमारे पास, Z is the atomic number, जी M बिल्कुल denotes for mass, and P is proton. जी। Z ये and P is the mass of the proton, जी ये total मास mass ऑफ of the proton. प्रोटॉन है जी, और Yes, ये जो and है plus मास ऑफ N minus न्यूट्रॉन है। Z equals m to जो है ma'am मास ऑफ neutrons. न्यूक्लियस है, और a और z तो आप लोगों को पता है मास नंबर एटॉमिक। Yes ma'am, ये A M N जो है मैम ये न्यूट्रॉन मास है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मास ऑफ या प्रोटॉन। मैम, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये इसको एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली जो भी कहें आप, इसको वेरीफाई पहले किया जा चुका है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्टेड हैं इन मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हमने जो फाइंड आउट करना है, वो हमने मास फाइंड करना है, किस चीज़ का, न्यूक्लियस का। हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस मास एम न्यूक्लियस जो है इसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, ये जो है, तो हम जब इसको आइसोलेट करेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस ये आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूला आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे ये जो है बी, बाइंडिंग मैम एनर्जी। सॉरी टू स्टॉप यू, लेकिन जी मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही मैम। जी जी। मैम इन्होंने लिखा है कि माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस। कहाँ पर ये, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट। अच्छा आगे जाऊं, कंटिन्यू करूं। यस मैम, अच्छा, कंफ्यूजन हो। अब इधर जो है ये आपके पास जो है बी, मतलब ये आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, या हम कह सकते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दी कि ये बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे पास, इसमें कंट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट एनर्जीज की। तो मतलब ये क्या है, ये सम ऑफ है किसकी, जो वॉल्यूम एनर्जी है, जो सरफेस एनर्जी है, जो कूलम्बिक एनर्जी है, या जो एसिमेट्री एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी। तो ये सारे क्या करते हैं, ये एनर्जी जो है, इनको जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी बनती है, जो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इधर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा। अब हमारे पास पहला है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस। दीज फोर्सेस रिड्यूस द मास ऑफ अ न्यूक्लियस बिलो दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो हम मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करें सेपरेटली, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा देन जब हम उस मास से जो इनसाइड हमारे पास न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, जब हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कम होगा।
ठीक है। तो ये जो रिड्यूस हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं, वो रिड्यूस मास में जो रिडक्शन आ रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ए के प्रोपोर्शनल है। ए क्या है, व्हाट इज ए? मैम न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, अब अगर ये मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वाई, जितने आपके पास न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से, वॉल्यूम। जितने आपके पास न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे, वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गए, ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो ए है ये डायरेक्टली रिलेटेड है जो रिडक्शन आ रहा है मास में उसके, तो मैं इसको भी इनडायरेक्टली आपस में जो है, सॉरी इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिलेट कर सकती हूँ। जो आपके पास रिड्यूस हो रहा है मास, वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आप मेरी बात गेन कर रहे हो? मेरा मतलब ये है कि अगर ए जो है वो इक्वल है सी के और बी भी इक्वल है सी के, तो ए और बी जो है इक्वल हो गए। मैं इस टाइप का ये यस मैम, कॉन्सेप्ट बताने की हम कोशिश दो कर, चीजों को इकट्ठी प्रोपोर्शनैलिटी के लॉ के थ्रू बाइंड कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो मतलब अगर एक चीज जो है ए से प्रोपोर्शनल है, दूसरी चीज भी ए से प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों जो है आपस में भी प्रोपोर्शनल हो गए। गेन किया जो मैंने बताया, इसकी समझ आई? यस मैम, यस मैम। अच्छा, और अब ये जो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी है, इसको हम इस वजह से एक्सचेंज एनर्जी भी कह सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास वॉल्यूम की वजह से आती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, ए के बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जो वॉल्यूम की वजह से, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिड्यूस हो गई, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के, ए के एटॉमिक नंबर के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है नो मैम, एटॉमिक नंबर नहीं मैम, न्यूक्लियन न्यूक्लियन नंबर नंबर। ऑफ प्रोटॉन एंड, सही है। अच्छा, तो ये जब हम यस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है वो हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो ए वी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो है ए वी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आपके पास आ गया, ये वो टर्म है जो रिलेटेड है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये एक टर्म आ गया। अब हम आते हैं सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी अब क्या है, सम न्यूक्लियन आर नियर टू द सरफेस, दे इंटरेक्ट। अच्छा, आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना, सरफेस टेंशन वाला, सरफेस टेंशन यस वाला मैम। कॉन्सेप्ट। तो ये सिमिलर सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये भी सिमिलर वैसा ही है। इधर हाँ चलें, इधर मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, मैं इधर से समझा। मैम मैं सब बहुत इजी है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर में हाई है, तो जो साइड्स पे है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेंगे बाहर की तरफ। बिल्कुल। तो इसी तरह ये जो हमारे पास जो बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास सरफेस टेंशन का, तो ये भी है उसी तरह के। हमारे पास जो सरफेस पे न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है, उनका इंटरेक्शन जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई और न्यूक्लियन होते ही नहीं है। ठीक है, thus the binding energy is reduced by an amount proportional to the surface। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस वजह से, मतलब कितनी कम होती है, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। तो मतलब ये क्या है, सरफेस एरिया से रिलेटेड चीज है, सरफेस एरिया से रिलेटेड चीज है। और इधर हमने क्या किया, एरिया ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस। क्यों रेडियस हमने लिया, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी है तो लाजमी बात है रेडियस कंसिडर करें। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। एक मिनट, ये तो हो गया, इसको नहीं डिस्कस करती मैं, इधर से मैं डिस्कस करती हूँ। ये नजर आ रहा है?
अच्छा, हमारे पास जो इंक्रीज आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी में, वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है किस चीज के, द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑन द सरफेस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें जो है, दिस टर्म इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई देन द हैवी न्यूक्लियाई। व्हाई? अगर आप इधर देखें, लाइटर न्यूक्लियाई इनके सरफेस के जो न्यूक्लियन है वो ज्यादा है देन इन द बल्क, और अगर हम हैवी न्यूक्लियाई को देखें तो बल्क में हमारे पास ज्यादा है देन on the surface. So this is because greater fraction of molecule lie on the surface as compared to the deep in the bulk for the lighter nuclei. तो इसलिए ये हमारे पास जो है इनकी स्टेबिलिटी फिर ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसका हम फॉर्मूला जो है, जो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला में पुट करने के लिए जो है बी एस फाइंड करेंगे। बी एस स्टैंड फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, जो हमारे पास सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है उसको, उसकी कंट्रीब्यूशन को ये जो है डिनोट करती है। बी एस अब हमारे पास हमने क्या कही, डायरेक्टली रिलेटेड है सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियन। अब ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है तो इसलिए हमने 4 पाई आर स्क्वायर लगाया। ये तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, रेडियस यस मैम, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस। अच्छा, तो ये हमारे पास बी एस डायरेक्टली रिलेटेड हो गया इसके। अब हमारे पास जो आर है, आर हमने क्या कहा कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है ए 1/3। ये अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आर नॉट जो है आपके पास कांस्टेंट आ गया, हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये इधर स्क्वायर में है तो इसलिए ये आर नॉट स्क्वायर ए 2/3 आ गया। अब ये बाकी जो टर्म्स हैं इनको अगर हम कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड क्या हो गई, ए 2/3। और ये, या जो है हम दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि दिस सरफेस बाइंडिंग एनर्जी जो है, इसमें ये जो सारे टर्म्स हैं इसको हमने ए एस के इक्वल ले लिया। जो आपको इजी हो आप दोनों तरीकों से कर सकते। ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट मैम आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन मैम। जी जी बच्चे। मैम अभी आपने इसको 4 पाई आर नॉट स्क्वायर को कांस्टेंट ले लिया एज ए एस, करेक्ट? जी जी। बट द प्रॉब्लम इज कि जो कांस्टेंट ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं थ्रू पुटिंग इन द इक्वेशन, तो वो तो हम उसको एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो नहीं ले सकते। क्या मतलब, समझ नहीं आई मुझे आपकी क्वेश्चन। मैम ये जो 4 पाई आर नॉट स्क्वायर है मैम, ये तो हमने फार्मूला में लिया हुआ है ना, ये तो हमने अपने आप से तो नहीं सारे डाला। कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट। यस मैम, लेकिन मैम मसले के नीचे हमने ए एस लिया है जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जी यस मैम, जो है तो मैम इसको जो है कन्वर्ट किया ना इक्वलिटी में, तो इस वजह से इसको ए यस, लिया। तो मैम ये फिर 4 पाई आर नॉट स्क्वायर कहाँ गया? ये मैंने डिराइव तो नहीं किया, लेकिन मे बी 1 के इक्वल लिया हो, लेकिन मैंने जहाँ पर देखा है उधर उन्होंने कहा कि ये सारे कांस्टेंट है तो इसको हम एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इन्होंने भी डायरेक्ट वाला इन्होंने वो किया हुआ किया है, है, बस मजाक मैंने भी डायरेक्ट कर लिया, लेकिन खैर है, देख लूंगी ओके मैम, ठीक है। अच्छा ये नो प्रॉब्लम। अच्छा ये हमारे पास आ गई सरफेस एनर्जी और ये भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये जो आप लोगों को मतलब ये बता रहे कि ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो ये एंड में जो आपके पास जो सम आ जाता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियन है उसका मास हमारे पास, वो मतलब मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये लोग जो है इधर से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी फेल हुआ है काफी चीजों में। वो फेलियर यस मैम, मैं कहने वाला था। तो ये जो है इसको इतना सीरियस हम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे कोर्स में है तो पढ़ना तो है। अच्छा, अब मैं जब फेल हो गया तो पढ़ना किस तरह है? बस क्या कर सकते हैं, जब दिया है तो पढ़ाना है और आप लोगों ने पढ़ना है।
वैसे मेरा हमें काम भी है, जिंदगी के किसी हिस्से में भी ये काम नहीं आएगा ना, पता नहीं, ये वैसे तो बोल मैं ही पाएंगे। नहीं यूसुफ, आपके नहीं आएगा बट मेरे बहुत आ जाएगा। हाँ, हाँ सुलेमान पे आ शायद, जाएगा। चले हम आपके साथ के लिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं वैसे सोच रही थैंक थी यू, थैंक यू। मैं वैसे यही सोच रही थी कि मैं ये सेमी एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है ये ना करवाऊँ ना, सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल का वो करवा दूँ। पहले मेरा यही आइडिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बस चलो करवा दो। अब हाँ बस देखते हैं। सुल्तान की रिसर्च रह जाएगी। देखते हैं, बस कर लेते हैं अब। वैसे मुझे तो इसमें एक पोटेंशियल टॉपिक नजर आ रहा है रिसर्च का। अच्छा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से करवा रही हूँ। मैम एक्चुअली हाँ, it concerns the atom and nucleus and also proton. अच्छा, अब कूलम्बिक एनर्जी क्या है वो तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कूलम्बिक एनर्जी। जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास इनसाइड न्यूक्लियस जो है हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो जो प्रोटॉन है हम उनको जब इन्फिनिटी से लाते हैं, मतलब करीब लाते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज आता है। ठीक है, दिस डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन कॉल्ड द कूलम्बिक एनर्जी और कूलम एनर्जी, जो भी आप कहते हो। अब ये जो हम जो प्रोटॉन है इनको जब हम करीब लाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वी मस्ट हैव टू डू सम वर्क। हमें कोई काम करना होगा, मतलब इसको हम इन्फिनिटी से क्लोज करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन पे कोई काम करते हैं। अब दिस इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू ब्रिंग टुगेदर Z फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फेरिकल एग्रीगेट, मतलब वो जो न्यूक्लियस के अंदर है इसको न्यूक्लियस के अंदर जो है करीब लाने की कोशिश करते हैं एक स्फेरिकल बॉडी में इन्फिनिटी से। तो हम उन पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं। if there are मतलब वर्क करते हैं, if there are two protons separated by r distance। अब ये हमारे पास अगर टू, हम मैथ्स में और जो भी जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्मॉल चीज से स्टार्ट लेते हैं फिर जो है बड़ी चीज पे जाते हैं। तो इधर हमने ये क्या कंसिडर किया कि हमने सिर्फ दो जो प्रोटॉन हैं उनको कंसिडर किया। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास न्यूक्लियस में जरूरी नहीं कि दो प्रोटॉन हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट किससे ले रहे हैं, दो प्रोटॉन से। अब ये जो दो प्रोटॉन है इस पे जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E² 4 एप्सिलॉन r। ये जो r जो है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है इसको शो कर रहा है, ये फिर डिम है। अच्छा, अब अगर इधर ये हमारे पास आ गया किस चीज के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर हमारे पास मतलब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, z इज इक्वल टू z -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास वो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मतलब ज्यादा जो प्रोटॉन पेयर्स हैं इनसाइड न्यूक्लियस उसको शो करें। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, z-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई E² 4 एप्सिलॉन r। अब जो है, अच्छा ये r एवरेज है, ये r हमारे पास क्या है, एवरेज है। अरेंज वैल्यू ऑफ r ओवर ऑल द प्रोटॉन पेयर्स, पता नहीं है ये मुझे सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन आर एवरेज जो है ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के, A1/3, मतलब रूट जो क्यूबिक रूट जो है उसके डायरेक्टली रिलेटेड है। ये फॉर्मूला हमने अभी पहले भी हम कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जो है अब ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड हो गई z-1 A/1/3।
A/1/3 क्या है, हमने जो R है इसमें इसकी वैल्यू सिर्फ पुट की है यहाँ से। अच्छा, नेगेटिव साइन भी इधर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है, ये हमने पहले ही कह दिया डिक्रीज। अब जो है प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज किया तो इधर भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। ये अब आपके पास थर्ड जो एनर्जी जो कंट्रीब्यूट कर रही है बाइंडिंग एनर्जी में उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक एनर्जी, और वो टर्म जो है इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हम जो है ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, हम ग्राफ ड्रा करें, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और जो वर्सेस मास नंबर A, तो हमारे पास जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी या हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी है वो पैरेलल होगी मास नंबर के। वो क्या होगी, पैरेलल होगी मास नंबर के, मतलब मास नंबर जैसे जैसे होगा सिमिलर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आएगी। क्यों, अगर आप इधर देखें कहाँ पर अच्छा ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारे पास, ये जो A है इस A के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ ये कांस्टेंट रह जाता है। तो ये कांस्टेंट जो है आपके पास जो मास है उसके पैरेलल आ जाता है। फिर इसके अलावा आपके पास जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास इस फॉर्म में जो है इंक्रीज होगी। जो आपके पास कूलम्बिक एनर्जी है वो आपके पास डिक्रीज होगी। तो ये आपके पास जो है जो ग्राफ है, अगर आपने ये वाला ग्राफ जो है सरफेस से रिलेटेड, अगर आपने देखा होगा स्टार्ट में हमने एक स्टेबिलिटी के लिए ग्राफ डिस्कस किया था, याद है? आयरन था उसमें जो है उसमें हमने लाइटर न्यूक्लियाई को डिस्कस किया था, हैवी न्यूक्लियाई को डिस्कस किया। तो वो जो ग्राफ था वो सिमिलर था इस ग्राफ की। ये जो हमारे पास आ जाता है सरफेस जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये स्मूथ है और उसमें हमारे पास थोड़े से कर्व आ जाते हैं। वो कर्व किस वजह से आते हैं कि वो डिफरेंट जो आपके पास स्टेबिलिटी शो करते हैं न्यूक्लियन को उसको शो करते हैं। तो ये बस सिर्फ इसमें ये है कि ये सिमिलर है उस ग्राफ के, और ये जो है उस स्टेबिलिटी ऑफ जो स्टेबिलिटी ग्राफ जो है उसको इजीली एक्सप्लेन करता है। अब हमारे पास इसमें जो है 3 टर्म्स तो आ गए, ठीक है, 3 टर्म्स हमारे पास अभी भी रहते हैं। सॉरी 3 नहीं, 2 टर्म। एक है हमारे पास एसिमेट्री एनर्जी, दूसरा हमारे पास है पेयरिंग एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी, अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये आपको वो एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल। ये आपको जो है आप जिसको भी लेते हो, इसको न्यूट्रॉन कंसिडर कर लो, इसको प्रोटॉन कंसिडर करते हो, जिसको मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने शो किया है, ठीक है। अब हमारे पास जब इक्वल नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, ठीक है। It has been assumed that in case of light nucleon, number of proton approximately equal to the number of neutron। तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होगी, और हमारे पास अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हमारे पास इक्वल ना हो तो इस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियाई है इन्होंने कहा उसमें ज्यादातर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। लेकिन जब हमारे पास हायर न्यूक्लियाई आ जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास ज्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। So this asymmetry is the number of Z, and the N decreases the stability of the nucleus and hence binding energy। अब अगर हमारे पास जो है इस एसिमेट्री से मतलब ये जो इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल नहीं होते तो ये स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, और अगर स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं न्यूक्लियस को तो क्या करते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी को भी डिक्रीज कर लेते हैं। दोबारा से सिंपल वर्ड्स में करवा देती हूँ कि हमारे पास जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इक्वल ना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास क्या होगी,
स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। अच्छा, अब अगर हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियन की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो n-z नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास शो कर रहे हैं, ये जो डिक्रीज आ रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन में, उसको शो करें। तो ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है किसकी, जो बाइंडिंग एनर्जी है जो कंट्रीब्यूट हो रही है एसिमेट्री की वजह से। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हमने इक्वालिटी में चेंज किया तो हमारे पास -a आ गया, ठीक है। और जो है, अच्छा, इधर अब हमने क्या किया, हमने n की जगह जो है n की वैल्यू पुट की जो हमारे पास है a-z। तो इधर हमने क्या कर लिया, a-z पुट किया तो a-2z होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमने सिर्फ क्या किया, n की वैल्यू पुट की। अब ये जो है टर्म हमारे पास शो कर रही है एनर्जी इन टर्म ऑफ एसिमेट्री। अब हमारे पास आ जाती है पेयरिंग। अब हमारे पास it is seen that of all the stable nuclei, those which have even Z and even N are most stable and are most abundant. Odd nucleids are least abundant and are least stable. Even odd and odd even have intermediate degree of stability. अब अगर आपके पास even मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो या पेयर हो तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं कि इवन केस में हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑड और इवन की कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो ऑड हो और प्रोटॉन इवन हो या फिर वाइस वर्सा जो भी हो, तो उस केस में आपके पास लीस्ट स्टेबिलिटी होगी। नहीं सॉरी, अगर ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये यहाँ पर भी मैंने थोड़ी मिस्टेक की है, ये ऑड की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये इवन की कॉम्बिनेशन है, ये ऑड की कॉम्बिनेशन है, ये ऑड इवन की कॉम्बिनेशन है। इवन कॉम्बिनेशन जब होंगी, मतलब आपके पास न्यूट्रॉन भी पेयर्ड हो और आपके पास प्रोटॉन भी पेयर्ड हो, तो आपके पास स्टेबिलिटी न्यूक्लियट की मोस्ट होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आपके पास ऑड इवन की मतलब ऑड की कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब न्यूट्रॉन भी ऑड हो और प्रोटॉन भी ऑड हो, तो उस वक्त आपके पास लीस्ट स्टेबल होगा न्यूक्लियस। अगर आपके पास जो है एक कोई सभी या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ऑड हो और जो है दूसरा जो है वो इवन हो, तो वो जो है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी होगी। तो इधर अब हम अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस की है, ये तो बहुत डिम है, लेकिन चलो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। अच्छा, अब इधर हमारे पास जो है 3 डिफरेंट फॉर्म में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी जो है आएगी पेयरिंग की वजह से। अगर इवन की कॉम्बिनेशन होगी तो हमारे पास BP जो है वो इक्वल हो गया प्लस AP डिवाइडेड बाय A3/4। इसका फॉर्मूला ये होगा। अगर आपके पास ऑड इवन की कॉम्बिनेशन होगी तो आपके पास ये जीरो के पेयरिंग एनर्जी जो है वो जीरो के इक्वल होगी। अगर आपके पास जो है ऑड की कॉम्बिनेशन होगी तो पेयरिंग एनर्जी आपके पास किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये आपके पास क्या शो करे, डिफरेंट एनर्जी शो करें, मतलब जो पेयरिंग है उसकी वजह से आपके पास एनर्जी या बहुत ज़्यादा होगी, मतलब जीरो से ज़्यादा होगी, वो पॉजिटिव होगी जब इवन कॉम्बिनेशन होगा। जब आपके पास ऑड का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके पास पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होगा, मतलब जीरो से कम होगा। और अगर ऑड इवन का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके पास ये जीरो के इक्वल होगी। अब हमारे पास जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी थी, यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, उसमें हम ये सारे जो हमने टर्म्स अभी फाइंड आउट किए वो सब के सब इसमें पुट कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी की जगह हम क्या कर देंगे, जितने हमने फाइंड किए वो सारे के सारे इसमें पुट कर देंगे। इसकी वजह से हम जो है मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये हमारे पास है सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये कांस्टेंट है, जैसे AV है, AS है, AC है, ये सारे हमारे क्या
क्या है, इसको हम जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जो बाकी ये जो टर्म आपके पास आ जाते हैं, इनको हम थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं। तो इसलिए ये हम इसको हमने क्या नाम दिया, सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों वर्क का। अच्छा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इनको जो है एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज जो है डिटरमाइन हुई हैं, जो ये मैंने दी हुई हैं। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल जो है सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हम जो है मास ऑफ न्यूक्लियस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये भी जो है, इसमें भी कुछ फेलियर्स हैं, जिसको हम आगे जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।